हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे यूक्रेन के मिसाइल हमले में भारतीय युवक की हुई मौत। हाल ही में खुलासा हुआ था कि कुछ भारतीय रूस में हेल्पर के काम के लिए गए थे, जहां उनके साथ धोखा किया गया। दोस्तों, मौत की सबसे बड़ी खबर के बीच भारतीय महकमे में मच गया है हड़कंप। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब फारूक अब्दुल्ला की एक भी ना चली, तब उनके बदले सुर कश्मीर को लेकर दे दिया ऐसा बयान। आप भी कहेंगे ये तो होना ही था। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर जो बाइडेन ने शी जिनपिंग को बता दिया रशिया का राष्ट्रपति, फिर फिसली बाइडेन की जुबान। याददाश्त को लेकर उठ गए सवाल। साथ ही साथ किसानों के प्रदर्शन को लेकर फिर एक बार आज बड़ी खबर आई है। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और एनपीपी को लगा तगड़ा झटका, 4 विधायकों ने थामा भाजपा का दामन। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि मेरा देश महान और भारतीय सेना विश्व की बेहतरीन और नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां यूक्रेन के मिसाइल हमले में भारतीय युवक की मौत की सबसे बड़ी खबर ने भारत सरकार को चौंका दिया। रशिया ने धोखे से किया था सेना में भर्ती। आपको बता दें, जो हमारी खबरों को डेली देखते दोस्तों, उनको पता होगा, हाल ही में खुलासा हुआ था कि कुछ भारतीय रशिया में हेल्पर के काम के लिए गए थे, जहां उन्हें धोखे से सेना में भर्ती करा दिया गया था। 2 दिन पहले ही इस दावे को भारत के विदेश मंत्रालय ने भी स्वीकार किया था। अब खबर यह है कि रशिया में काम की तलाश में गए 23 साल के एक भारतीय की मिसाइल हमले में मौत हो गई है। ये युवक गुजरात का रहने वाला था और सिक्योरिटी हेल्पर के तौर पर रूसी सेना में शामिल हुआ था। हमले से बचकर निकले एक अन्य भारतीय कर्मचारी ने द हिंदू को बताया कि मारा गया युवक हेमिल अश्विन भाई मंगुकिया गुजरात के सूरत का रहने वाला था और 21 फरवरी को रूस की सीमा के करीब डोनेट्स में मारा गया था। कर्नाटक के कलबुर्गी के 23 साल के समीर अहमद ने द हिंदू को बताया कि हेमिल की मौत एक मिसाइल हमले में हुई। समीर ने बताया कि गुजरात के हेमिल को रूसी सेना में बतौर सिक्योरिटी हेल्पर रखा गया था और रशिया यूक्रेन सीमा पर डोनेट्स क्षेत्र में तैनात किया गया था। जी हाँ, हेमिल को फायरिंग करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और उसी समय मिसाइल से उस पर हमला हुआ। जी हाँ दोस्तों, वहां हुए मिसाइली हमले में उसकी जान चली गई। दोस्तों, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है। हेमिल के पिता ने द हिंदू से बात करते हुए बताया है कि 20 फरवरी को हेमिल से उनकी आखिरी बार बात हुई थी। जी हाँ, अब जैसे ही ये खबर दोस्तों भारत को पता लगी है, भारत का विदेश मंत्रालय चौंक गया है दोस्तों। और वाकई में अब इस पर कोई ना कोई बड़ा एक्शन जरूर लिया जाएगा। एक तो सबसे बड़ी बात कि ठगी करके इन भारतीयों को रशिया लेकर जाया गया था दोस्तों, जहां पर सिक्योरिटी की जॉब दिलाने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ठग करके सेना में भर्ती कर दिया गया। और अब जिस प्रकार से यह मौत की खबर आई है, ऐसे में दोस्तों वाकई में भारतीयों का खून खौलना तो तय है। जिन्होंने धोखाधड़ी की है उनके ऊपर बहरहाल दोस्तों अब देखना यह होगा कि भारत की मोदी सरकार इस पर क्या बड़ा एक्शन लेती है। बहरहाल भारतीयों के ऊपर किए गए धोखाधड़ी को लेकर आपकी जो भी राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। और अपने उस भारतीय नागरिक के मौत को लेकर उनको श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा दोस्तों। उनके परिवार को सांत्वना देना मत भूलेगा, ताकि इस मुश्किल घड़ी में उनको हिम्मत मिल सके। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन के कब्जे वाले तिब्बत में भारी बवाल बांध का विरोध कर रहे 1000 से अधिक तिब्बती हुए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, चीन के कब्जे वाले तिब्बत में भारी बवाल मचा हुआ है। तिब्बत के अंदर से 2 सूत्रों ने बताया है कि पुलिस ने शुक्रवार को दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में कम से कम 2 स्थानीय मठों के भिक्षुओं सहित 1000 से अधिक तिब्बतियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तिब्बती एक बांध के निर्माण का विरोध कर रहे थे। इस बांध के कारण 6 बौद्ध मठों के नष्ट होने और 2 गांवों को जबरन विस्थापित होने की आशंका है। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट में सुरक्षा कारणों से नाम न छापने का अनुरोध करने वाले सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को कार्दचे तिब्बती प्रांत में डेंगे काउंटी में विभिन्न स्थानों पर रखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस के पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए एक भी जगह नहीं है। सूत्रों ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को अपना बिस्तर और सस्पा लाने के लिए मजबूर किया गया है। तसम्पा तिब्बतियों का एक मुख्य भोजन है, जिसका उपयोग लंबे समय तक खुद को जीवित रखने के लिए किया जा सकता है। पुलिस तिब्बतियों को अपना तसम्पा और बिस्तर लाने के लिए कह रही है। ये संकेत है कि उन्हें जल्द ही रिहा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चीन के कब्जे वाले तिब्बत में ये भारी बवाल की सबसे बड़ी खबर थी। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदले फारूक अब्दुल्ला के सुर। कहा कश्मीर भारत का हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा। जी हाँ, अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को यहाँ एक कार्यक्रम में कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा रहा है और हमेशा भारत का हिस्सा बना रहेगा। संविधान और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 2024 में समापन भाषण देते हुए श्रीनगर के लोकसभा सदस्य अब्दुल्ला ने आगामी आम चुनावों के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बारे में चिंता व्यक्त की और ये उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि चुनाव निष्पक्ष हो। अब्दुल्ला ने कहा, मैं अपने लोगों की ओर से आपके लिए शुभकामनाएं लेकर आया हूं। कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का ही हिस्सा बनकर रहेगा। अब्दुल्ला ने कहा कि हालांकि राष्ट्र को मजबूत
बनाने के लिए इसकी विविधता को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि धर्म हमें विभाजित नहीं करता, धर्म हमें एकजुट करता है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो कि खराब है, बल्कि हम लोग इसका गलत अनुसरण करते हैं। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता एक दूसरे के साथ खड़ा होना, चुनौतियों का सामना करना है जिसका ये देश एक साथ सामना करता है, और उन कुरीतियों से लड़ना है जो हमें विभाजित करना चाहती है। बहरहाल आपको बता दें, अनुच्छेद 370 हटने के बाद बहुत हाथ पैर मारे फारूक अब्दुल्ला ने, या यूं कह ले जम्मू कश्मीर की सारी विपक्षी पार्टियों ने, लेकिन जब इनकी अब एक भी ना चली दोस्तों, अब इनको पता है कि अब होने वाला कुछ नहीं है, तो अब इन्होंने अपने सुर ही बदल डाले और कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया है और कह दिया है कि हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। बहरहाल फारूक अब्दुल्ला के बदले इस सुर पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और साथ में ये तो होना ही था कहना मत भूलिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां शी जिनपिंग को बताया रशिया का राष्ट्रपति, फिर फिसली जो बाइडेन की जुबान, या वाकई में है बाइडेन की याददाश्त कमजोर, उठने लगे कई सौ सवाल। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की याददाश्त को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाल के समय में उन्होंने कई ऐसी त्रुटियां बोलने में की हैं जिसकी सभी जगहों पर भरकर चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच ताजा मामले में एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जुबान फिसल गई है। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रशिया का राष्ट्रपति बता दिया। हालांकि उन्होंने तुरंत खुद को सही किया और जिनपिंग को चीन का राष्ट्रपति बताया। एक कार्यक्रम में बोलते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जो बाइडेन ने रशिया का राष्ट्रपति बता दिया। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान जिनपिंग को रशिया का राष्ट्रपति बता दिया। हालांकि तुरंत ही उन्होंने खुद को सही किया और जिनपिंग को चीन का राष्ट्रपति बताया। बाइडेन ने एक पुराना किस्सा साझा करते हुए कहा कि बराक ओबामा चाहते थे कि मैं शी जिनपिंग के बारे में जानकारी हासिल करूं, क्योंकि ये साफ था कि वे जिनपिंग रशिया के राष्ट्रपति बनने जा रहे थे, नहीं चीन के। संभालते हुए ये बात कही दोस्तों। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार इन्होंने बहुत बार गलतियां की हैं। अब सवाल उठ रहा है कि बाइडेन वाकई में याददाश्त कमजोर कर बैठे हैं या फिर जानबूझकर भूल करते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक सवाल है कि जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप कौन होना चाहिए, अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, या फिर इन दोनों में से भी कोई अलग? लिखकर अवश्य बताइएगा आप लोग किसको अगला राष्ट्रपति देखना चाहेंगे अमेरिका का। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के गले की फांस बनता जा रहा है। विदेशों का कर्ज चुकाने के लिए IMF के आगे फैलाया हाथ। जी हां, कर्ज के बोझ तले दब चुके पाकिस्तान ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सामने हाथ फैलाया है। चर्चा है कि पाकिस्तान अपने पुराने विदेशी कर्जों को चुकाने के लिए IMF से कम 6 अरब डॉलर का नया लोन लेने की योजना बना रहा है। लोन को हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने IMF की ओर से रखे गए शर्तों को भी मान लिया है। IMF की शर्तों में बिजली दर को बढ़ाने की भी बात है। पाकिस्तान ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिति को बनाए रखने के लिए IMF के मानकों को पूरा किया है, जिसकी वजह से 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर की अगली किस्त उनको हासिल करने में मदद मिल सकती है। IMF का समीक्षा मिशन इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद का दौरा कर सकता है। जी हाँ, तो वहीं आपको याद होगा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो कि इस समय जेल में, उन्होंने IMF को पत्र लिखकर कहा था कि पहले चुनाव परिणाम का ऑडिट कराया जाए, उसके बाद ही देश को लोन देना है या ना देना है उसकी बात की जाए। जी हाँ, साथ ही साथ पाकिस्तान से जुड़ी अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान। आसिफ अली जरदारी रेस में सबसे आगे। जी हाँ, पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में धांधली के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों से बेखबर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव कराने की तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग ने 9 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के उच्च सदन सीनेट से आधे सदस्य अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में सीनेटर्स के रिटायरमेंट से 2 दिन पहले 9 मार्च को राष्ट्रपति पद का चुनाव कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनने की रेस में PPP नेता आसिफ अली जरदारी सबसे आगे हैं। PPP के एक नेता ने बताया कि मौजूदा सीनेटर्स राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, फ्रांस के बारे में जहर उगल रहा था मौलाना इमैनुअल मैक्रोन, सरकार ने तुरंत उसको देश से कर दिया निष्कासित। जी हाँ, फ्रांस ने एक ट्यूनीशियाई मुस्लिम धर्मगुरु मजोब महजोबी को उसकी कट्टरपंथी बयानबाजियों के कारण निष्कासित कर दिया है। फ्रांसीसी आंतरिक मंत्री गेराल्ड डरमेनिन ने महजोबी को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। उन्होंने कहा था कि इमाम महजोबी फ्रांस में कट्टरपंथ को फैला रहे हैं। उनकी टिप्पणियां फ्रांस में अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है। इसके बाद इमैनुअल मैक्रोन की सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरु महजोबी को देश से निकाल दे दिया। डरमेनिन ने ट्विटर पर निष्कासन की घोषणा भी की। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, प्रधानमंत्री बनने के बाद 13 दौरे PM मोदी की प्राथमिकता में क्यों है खाड़ी देश। जी हाँ बता दें, खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध हाल के कुछ सालों में काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं और इसका जीता जागता उदाहरण कोई और नहीं बल्कि आप लोग हैं। दोस्तों आप लोग लगातार देख रहे हैं कि खाड़ी देशों से वाकई में भारत के संबंध बेहतरीन बने हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोल काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल में खाड़ी देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई देने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक खाड़ी सहयोग परिषद, बोले तो गल्फ कारपोरेशन काउंसिल देशों की 13 यात्राएं कर चुके हैं। इसमें 7 यात्राएं तो सिर्फ UAE की हैं। GCC देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और UAE हैं। जी हाँ, खाड़ी देशों
देशों के साथ कमाल की ट्विनिंग। ये मोदी सरकार की कामयाब विदेश नीति और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख की एक वानगी भर है। कहा जाए कि अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते अब तक के अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर है, तो ये भी गलत नहीं होगा। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें, जहां रूस से बड़ी खबर, एक हफ्ते बाद मां को सौंपा गया नवलनी का शव, सीक्रेट अंतिम संस्कार की रखी गई शर्तें। जी हाँ दोस्तों, रशिया की जेल में अचानक मौत के 7 दिनों बाद अलेक्सी नवलनी का शव उसकी मां को सौंप दिया गया। साथ ही कुछ शर्तें भी रखी गई है। नवलनी की मां ल्यूडमिला ने बताया कि नवलनी का शव उन्हें मिल गया है और उनके अंतिम संस्कार होना बाकी है। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में तमाम लोगों का धन्यवाद दिया जो उनके शव को रिलीज करने की मांग कर रहे थे। जी हाँ, तो वहीं नवलनी की मां ने कहा कि नवलनी के शव को गुप्त रूप से अंतिम संस्कार करने की शर्त रखी गई है। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनके शव को उसी जेल में दफना दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, सऊदी अरबिया ने मस्जिदों के अंदर इफ्तार पर लगा दिया बैन। चंदा जुटाने पर भी क्राउन प्रिंस सलमान ने लगा दी रोक। जी हाँ, सऊदी अरबिया में रमजान के दौरान मस्जिदों के अंदर इफ्तार परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध इस्लामिक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई रमजान से जुड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। ये मंत्रालय ही सऊदी अरबिया में मस्जिदों का प्रभारी होता है। इस फैसले के पीछे सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सहमति मानी जा रही है। अब नए आदेश के अनुसार रमजान के दौरान सूर्यास्त के बाद पूरे देश की मस्जिदों के अंदर इफ्तार पार्टी न हो सकेगी। आदेश में कहा गया है कि मस्जिदों के इमामों को आगामी पवित्र महीने यानी कि रमजान के दौरान उपासकों को इफ्तार कराने के लिए दान इकट्ठा करने से भी रोक दिया गया है। अगली खबर बता दें, देश में कुछ लोग आतंकवाद की भी तारीफ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बयान ब्रिटेन के कट्टरपंथी मुसलमानों पर ऋषि सुनक ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, वो भी भड़कते हुए बता दें, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि देश की राजनीति में कट्टरपंथियों का दखल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का माहौल इन कट्टरपंथियों की वजह से जहरीला होता जा रहा है। सुनक का यह बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के मद्देनजर आया है जिनमें कहा गया था कि 3 महिला सांसदों की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया गया है क्योंकि उनको कट्टरपंथियों की तरफ से धमकियां मिल रही थी। जी हाँ, सुनक ने अपने बयान में कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप सीधे तौर पर यहूदियों के लिए नफरत या नस्लवाद कह सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ब्रिटेन में ये सब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये यहाँ के कल्चर के खिलाफ है। बहरहाल ऋषि सुनक के इस बयान का क्या आप समर्थन करेंगे, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहाँ पर भारत में गलत वजह से मशहूर हो रहा मालदीव पूर्व रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू पर साधा निशाना। जी हाँ, मालदीव के पूर्व रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने हाल ही में भारत मालदीव के बीच हुए तनाव पर बातचीत की। दीदी ने कहा कि मालदीव गलत वजहों से भारत और खासकर वहाँ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा में है। मारिया दीदी ने भारत में मालदीव के सकारात्मक की जगह नकारात्मक चित्रण पर भी चिंता जताई। मीडिया हाउस फर्स्ट पोस्ट के डिफेंस समिट में मारिया ने कहा कि मालदीव के लोगों को विदेशियों को पसंद करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। हम सभी लोगों को मालदीव आने का न्योता देते हैं। अगली खबर बता दें, स्वीडन के ग्रिपेन लड़ाकू विमान खरीदेगा हंगरी। नाटो सदस्यता पर वोटिंग के पहले सबसे बड़ी डील। जी हाँ, हंगरी ने स्वीडन की नाटो सदस्यता पर वोटिंग से पहले ग्रिपेन लड़ाकू विमान खरीदने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस विमान को स्वीडन की कंपनी साब यानी SAA भी बनाती है। हंगरी ने स्वीडन की नाटो सदस्यता पर आपत्ति जताई हुई है। अगली खबर बता दें, यूक्रेन को नक्शे से मिटाने की तैयारी। पुतिन और किम जोंग में हो गई डील। तीसरे साल में महायुद्ध तय। जी हाँ, यूक्रेन और रशिया के बीच महायुद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। 24 फरवरी 2022 के दिन रूसी सेना ने पूरी ताकत से यूक्रेन की धरती पर हमला बोल दिया था। 4 गुना ज्यादा सैन्य बल के बावजूद रूसी सेना यूक्रेन को मात नहीं दे पाई क्योंकि उसके पीछे अमेरिका और पूरी पश्चिमी देशों की ताकत है। इस बीच कीव ने बड़ा दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मिलकर उसके खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। मकसद यूक्रेन को नक्शे से ही मिटाने का है। साथ ही साथ आपको बता दें, 2 वर्षों से जारी रशिया यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया बयान। कहा, हमने 31,000 सैनिकों को खोया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रशिया के हमले के बाद से हमने अब तक अपने 31,000 सैनिकों को खोया है। नेक्स्ट खबर बता दें, कैरोलिना प्राइमरी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप से हारी निक्की हेली। अब आगे क्या बचा है रास्ता बता दें। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया के तहत साउथ कैरोलिना प्राइमरी चुनाव के लिए शनिवार को हुई वोटिंग में निक्की हेली को हरा दिया गया है। वोटिंग खत्म होते ही अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने अनुमान जताया था कि यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रतिद्वंदी एवं अमेरिकी राजदूत निक्की हेली को हराकर विजयी रहेंगे। गौरतलब है कि ट्रंप इससे पहले अयोवा, न्यू हैम्पशायर और नेवादा के प्राइमरी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन साउथ कैरोलिना प्राइमरी की जीत ट्रंप के लिए खास है क्योंकि निक्की हेली 2 बार यहाँ की गवर्नर रह चुकी है। नेक्स्ट खबर बता दें, जॉर्डन ने नेतन्याहू को दी बड़ी चेतावनी। कहा, रमजान के महीने में गाजा पर हमला ना करे इजराइल। जी हाँ, इजराइल हमास में जंग जारी है। वहीं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने रविवार को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल मार्च में मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान के दौरान गाजा पट्टी में अपने सैन्य अभियान पर जोर देता है तो संघर्ष बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। बता दें कि किंग अब्दुल्ला ने फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ एक बैठक में ये चेतावनी दी। दरअसल इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान समर्थित हमास आतंकवादी गाजा में रखे गए शेष बंधकों को मुक्त नहीं करते हैं, यानी
यानी आजाद नहीं करते हैं तो रमजान के पवित्र महीने के दौरान लड़ाई जारी रहेगा, जिसमें मिस्र की सीमा पर राफा भी शामिल है। यहाँ लगभग 1.4 मिलियन गाजा वासियों ने शरण मांगी है। अगली खबर बता दें, हाईवे पर आज ट्रैक्टर खड़े कर प्रदर्शन करेंगे किसान। SKY ने WTO क्विट डे मनाने का कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। जी हाँ, MSP समेत कई मांगों को लेकर किसान आंदोलनरत है। अन्नदाता पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने आज WTO क्विट डे मनाने का ऐलान किया है। किसान संगठन ने कहा है कि खेती को WTO से बाहर रखें। साथ ही कहा कि किसान आज नेशनल और स्टेट हाईवे पर दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक बिना यातायात बाधा के ट्रैक्टर खड़े करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 26 से 29 फरवरी तक अबू धाबी में होने वाले विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के 13वें मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन में खेती को WTO से बाहर रखने के लिए विकसित देशों पर दबाव डाला जाए। भारत की खाद्य सुरक्षा और मूल्य समर्थन कार्यक्रम WTO में बार बार विवादों का विषय रहा है। दरअसल प्रमुख कृषि निर्यातक देशों ने 2034 के आखिर तक खेती को समर्थन देने के लिए WTO सदस्यों के अधिकारों के वैश्विक स्तर पर 50% कटौती का प्रस्ताव दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें खापू की अगुवाई में महिलाएं अब संभालेंगी मोर्चा। किसान आंदोलन को लेकर किसान संगठनों ने बनाई ये नई रणनीति। जी हाँ, किसान आंदोलन को लेकर किसान संगठनों की संयुक्त कमेटी में निर्णय लिया गया है कि पंचायत खापों की अगुवाई में महिलाएं मोर्चा संभालेंगी। जी हाँ, साथ ही सोमवार को दादरी क्षेत्र में हजारों ट्रैक्टरों के साथ मार्च निकाला जाएगा और दादरी दिल्ली रोड को जाम किया जाएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, हरियाणा INLD अध्यक्ष की हत्या, अनिल विज ने दिए CIA और STF जांच के आदेश। अभय चौटाला ने मांगा सरकार से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो की हरियाणा इकाई ने अध्यक्ष नफे सिंह राठी और पाकिस्तान के एक कार्यकर्ता की रविवार को दिल्ली के पास बहादुरगढ़ में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने उनकी SUV पर अंधाधुंध गोलीबारी करके वारदात को अंजाम दिया। इस हमले में राठी के सुरक्षा के लिए रखे गए 3 निजी बंदूकधारी भी घायल हो गए। झज्जर के SP अर्पित जैन ने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्पेशल टास्क फोर्स को लगा दिया गया है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और NPP को लगा तगड़ा झटका, 4 विधायकों ने थामा भाजपा का दामन। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को 4 विधायक सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए। इनमें कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी के 2 विधायक शामिल है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक निनोंग एरिंग बोले तो पासीघाट पश्चिम सीट के नेता और वांग लिंग लोवांग डोंग बोले तो बारदूरिया बोगापानी सीट के विधायक पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा में शामिल हुए। NPP के मूचू मिथी और गोकर बसर भी कार्यक्रम में भगवा पार्टी में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद थे। इस घटनाक्रम के साथ ही राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के अब 53 विधायक हो गए, जबकि 3 निर्दलीय विधायक बाहर से समर्थन दे रहे हैं। सदन में अब कांग्रेस और NPP के 2 विधायक हैं। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर बड़ी खबर, आज 553 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों की नींव रखेंगे PM मोदी जी। 19,000 करोड़ की लागत से किया जाएगा पुनर्विकसित। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अमृत भारत योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की नींव रखेंगे। इन कार्यों में स्टेशन की रूफ स्टॉप प्लाजा और सिटी सेंटर विकसित करना शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री एक समारोह के दौरान विभिन्न राज्यों में करीब 1500 सड़कों और उन पर ओवरब्रिज तथा अंडरब्रिज की नींव भी रखेंगे। जी हाँ, यह समारोह 2000 से अधिक रेलवे स्टेशन और कार्यक्रम स्थलों पर ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको यह भी बता दें कि PM मोदी ने गुजरात के पहले एम्स का कर दिया है उद्घाटन। इन प्रोजेक्ट्स का भी कर दिया लोकार्पण। जी हाँ, PM नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को ही राजकोट में एम्स का लोकार्पण कर दिया। साथ ही गुजरात का ये पहला एम्स भी है। PM मोदी ने 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी आधारशिला रखी थी। इस अस्पताल को 1195 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बता दें कि PM मोदी ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर राजकोट के अलावा एम्स कल्याणी, एम्स मंगलगिरी, एम्स भटिंडा और एम्स रायबरेली का भी लोकार्पण किया है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, क्या कांग्रेस को अहमियत दे रही है या फंसा रही है समाजवादी पार्टी? 17 सीटों पर मुश्किल है सियासी खेल। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में NDA गठबंधन से लोहा लेने के लिए विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गुट तैयार किया है। इंडिया गुट के घटक दलों के बीच धीरे धीरे सीटों का बंटवारा तय हो रहा है। इंडिया गुट की अहम पार्टियों में से एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यूपी में एक साथ चुनाव लड़ने वाली है। इसके लिए दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें ऑफर की है, यानी इन 17 सीटों पर कांग्रेस की सीधी लड़ाई NDA और बसपा से होगी। समाजवादी पार्टी के पीछे हट जाने की वजह से क्या इन सीटों पर फतेह हासिल करना कांग्रेस के लिए आसान होगा या नहीं, या अहमियत देने के नाम पर सपा कांग्रेस को फंसा रही है? ऐसे में ओवरऑल आपको बता दें कि कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। बहरहाल दोस्तों, आप क्या जवाब देंगे, इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर संदेश खाली मामले पर अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, शाहजहां शेख को नहीं बचा रही तृणमूल कांग्रेस। जी हां, लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार को पहली संदेश खाली के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस अपने फरार नेता शाहजहां शेख को बचा नहीं रही। शेख और उनके समर्थकों पर संदेश खाली की महिलाओं ने यौन शोषण और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है।
है। बनर्जी ने यह भी दावा किया कि कुछ बाहरी लोग लोकसभा चुनाव से पहले इलाके में अशांति पैदा कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों आपको बताते संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोका गया। हंगामे के बाद पुलिस ने सभी सदस्यों को किया गिरफ्तार। जी हां, संदेश खाली में पीड़ितों से मिलने के लिए फैक्ट फाइंडिंग बोले तो तथ्य जांच करने वाली टीम को बंगाल दौरे पर पुलिस ने टीम को संदेश खाली पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इसके विरोध में फैक्ट फाइंडिंग टीम विरोध में वहीं पर धरने पर बैठ गई। हंगामे के बाद पुलिस ने टीम के सभी मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया। 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम का नेतृत्व पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी कर रहे हैं। जी हां, पुलिस ने संदेश खाली में धारा 144 लागू होने का हवाला देकर फैक्ट फाइंडिंग को रोका है। गिरफ्तारी के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों को कोलकाता के PHQ लाल बाजार पुलिस स्टेशन लाया गया है। जी हां, ऐसे में टीम की सदस्य चारू वली खन्ना ने पुलिस द्वारा उन्हें रोके जाने पर कहा कि हम संदेश खाली जा रहे थे लेकिन हमें रोक दिया गया। पुलिस ने जानबूझकर हमें रोका और परेशानी खड़ी कर रहे हैं। पुलिस कानून अपने हाथ में ले रही है। अगली खबर बता दें, संदेश खाली में TMC नेता के जुल्म की कहानियां, कहा मजदूरी के पैसे तक छीन लेते थे। जी हां, जांच आयोग भी है हैरान। बता दें, संदेश खाली में शेख शाहजहां और उसके साथियों के जुल्म की तमाम कहानियां सामने आ रही हैं। वहां पर जांच के लिए पहुंची टीम ने इसका ब्यौरा दर्ज किया। इसके मुताबिक TMC को वोट न देने पर इन लोगों ने यहां पर आदिवासी समुदाय को प्रताड़ित भी किया। यहां तक कि इन लोगों को मनरेगा की मजदूरी भी जबरदस्ती छीन ली जाती थी। जी हां, आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इन पर कितना बड़ा अत्याचार किया जाता था, जिसका खुलासा अब जाकर के हुआ है। बहरहाल संदेश खाली में लोगों पर हुए अत्याचार और उन पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। अगर आप मानते तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। बहरहाल ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।